नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आज एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें 10,000 पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएंगी। इसके लिए 30 मई को यानी कि आज 11 बजे यूट्यूब चैनल पर ही एक कूपन कोड बताया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप लोग कूपन कोड डालेंगे और जो पुस्तक है आपको वो निःशुल्क घर तक मिल जाएगी। आपको कोई शिपिंग चार्ज भी नहीं देना है। इवेंट की जो लिंक है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी चुनावी मोड में आ चुका है और अब आपको बहुत जल्द यूपी से लगातार जो नोटिस इत्यादि हैं वो देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में परीक्षाओं को लेकर के यूपी में मीटिंग हुई थी परीक्षा एजेंसी को लेकर के। उसके बाद में कल अप्रत्याशित रूप से 2 नोटिस जारी हुई हैं और यहाँ पर लिखा कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक भर्ती में टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय हो गया है। लिखा है कि 21 जून को कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग होगी और 23 तारीख को कनिष्ठ सहायक में टंकण की परीक्षा होगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी से जो परीक्षाएं हैं, जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन की हो, चाहे वो ASO की हो या वन रक्षक की हो, ये जो सभी परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी निर्णय ले लिया गया है और ये जो परीक्षाएं आपकी अगस्त के महीने से ही शुरू हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परीक्षाएं लंबित थी उसमें 2 की जो तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इससे करीब 1666 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी और 79 रिक्त पदों के लिए करीब 450 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट सामान्य चयन 2019 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 23 जून को होगी। 1587 रिक्त पदों के लिए करीब 13,500 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग से जानकारी दी जाएगी। अगली सूचना है यूपी बीएड 2020-22 के विद्यार्थियों की। ये विद्यार्थी 31 मई को यानी कल सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएड के इन अभ्यर्थियों को भी प्रमोट किया जाए, चूंकि साल भर तो परीक्षाएं हुई नहीं, कक्षाएं चली नहीं है। जब साल भर कक्षाएं नहीं चली हैं तो परीक्षा कैसे होगी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से DLED के जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं प्रमोट होने की, उसी तरीके से जो ये बीएड के जो छात्र हैं वो भी प्रमोट होने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग याद रखिएगा, #प्रमोट यूपी बीएड 2020। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कल सुबह इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट भी कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं। लिखा विज्ञापन को जारी करवाने के लिए 1 जून को छात्र करेंगे ट्विटर अभियान। उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार पर पहुंचाने के लिए लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं। इस महामारी के बीच में तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान है ये लगातार जारी है और अभी कुछ दिन पहले लगभग 3 लाख ट्वीट हुए थे, उसके पहले 2.5 लाख ट्वीट हुए थे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार पर कुछ दबाव बने तो याद रखिएगा 1 तारीख को सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। अगली सूचना है 40,000 पदों के लिए होने वाली कांस्टेबल GD भर्ती की। लिखा है कांस्टेबल GD भर्ती की तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जल्द जारी होगा विज्ञापन। लिखा 2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित करने के बाद भी भर्ती की सूचना जारी नहीं हो पाई। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना के कारण भर्ती की घोषणा में देरी हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण देश के अधिकांश भागों में बंदी और दिल्ली मुख्यालय में कर्मचारियों अधिकारियों के संक्रमित होने की वजह से SSC ने विज्ञापन जारी करने में देरी की है। आयोग की सूत्रों की माने तो इस समय कांस्टेबल GD परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की तैयारी पूरी कर ली है। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। आयोग की ओर से पहले 25 मार्च को भर्ती की तैयारी नहीं होने और मई के पहले सप्ताह में आयोग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से भर्ती की घोषणा नहीं हो सकी है। तो ये जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत सारे इसमें पद हैं। पदों के बारे में लिखा हुआ है CISF यानी सीमा सुरक्षा बल SSB, सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF और NIA, यानी बहुत सारे इसमें पद होते हैं। इन पदों के लिए जो है ये भर्ती होगी। जिन छात्रों ने अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो छात्र इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो तो वो लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। अगली सूचना है कोविड काल में अगर किसी के परिवार में कोई भी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से
तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को। योगी सरकार ने भी इसके बारे में बहुत सारी घोषणाएं की हैं और जो मोदी सरकार है उसने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। ये केंद्र सरकार की योजना के बारे में यहाँ पर लिखा है, मोदी सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य के परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा के तहत पेंशन भी देगी। ऐसे आश्रित तय मानकों के तहत औसतन रोज मिलने वाले वेतन की 90% पेंशन के हकदार होंगे। नियम 24 मार्च 2020 से लेकर के 2 साल तक लागू होंगी। तो वहीं पर यह लिखा है कि बहुत सारी जो चीज़ें मिलेंगी और जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको मुफ्त शिक्षा के साथ साथ में 23 साल पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी होगा। जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो निजी विद्यालय हैं, उसमें पढ़ाई भी मुफ्त रहेगी। लिखा 10 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में कराया जाएगा। 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को नवोदय या सैनिक स्कूल ये जैसे किसी केंद्रीय आवासीय स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। अगर बच्चा निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो पीएम केयर्स से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीस भरी जाएगी। बच्चे की यूनिफॉर्म, किताबें, कापियों के लिए भुगतान भी किया जाएगा। और वहीं पर लिखा उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा। वहीं पर योगी सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है कि ऐसे बच्चों को, उनके जो अभिभावक हैं उनको 4,000 रुपये मिलेगा। और जो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स खत्म हो गए हैं, 2 में से कोई एक भी खत्म हो गया है, तब भी 1 लाख रुपए उनको मिलेगा। लिखा है कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपए प्रति माह देगी प्रति बच्चा। स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद में यह योजना लागू हो जाएगी। इसका क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग के जिम्मे होगा। और इसमें लिखा कौन कौन दायरे में आएगा। लिखा योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से एक कमाऊ सदस्य की अगर मौत हो गई है और 2020 के बाद कोरोना के चलते हुई है, जो जिनके माता पिता या पिता में से एक जो कमाऊ सदस्य है अगर उसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है 2020 के बाद, तो उनको ये इस योजना में ये सब लोग आएंगे। लिखा माता पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय अगर 2 लाख रुपए से कम है, अगर माँ की जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम है, तो भी योजना का लाभ मिलेगा। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो। लिखा है ये भी खास है 10 वर्ष से कम उम्र के निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार के लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा, रामपुर स्थित जो बाल गृह में रखकर देखभाल भी की जाएगी। बालिकाएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, राजकीय बाल गृह में रहेंगी। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में इनकी व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत सारी जो है ये सुविधाएं दी हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा निरस्त 12वीं की जुलाई के दूसरे सप्ताह में। तो इसके बारे में तो मैंने कल ही जानकारी दी थी, लेकिन 12वीं की जो परीक्षा होगी उसके बारे में भी काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। लिखा 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र में 10 में से 3 सवालों के ही जवाब देने होंगे। लिखा है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा तो निरस्त कर दी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के हालात अनुकूल रहने पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है और इसके लिए परीक्षा का प्रारूप बदल जाएगा। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का होगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे और इनमें से केवल 3 सवालों के जवाब देने होंगे। 10वीं के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद दिशा निर्देश तैयार करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 जून के बाद पीएचडी में प्रवेश शुरू होने के आसार हैं। अगली सूचना है कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले की। 2-4 दिन से लगातार इस भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। लिखा है कहीं अधिकारियों के रिश्तेदारों की तो नहीं थी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां। बात हो रही है सपा सरकार की। सपा सरकार में ये भर्तियां हुई थी सचिव, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक इत्यादि के पदों पर। जम करके भ्रष्टाचार हुआ था और समाचार पत्रों में ये भी जानकारी दी गई थी कि इटावा, कन्नौज इत्यादि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ के कुछ खास जिलों के ही विद्यार्थियों का चयन किया गया था और इसकी जाँच हुई और जाँच में ये पाया गया कि जो OMR है उसमें बहुत गड़बड़ी की गई है। जिन छात्रों का चयन हुआ है उनकी जो OMR है उनकी OMR को काला किया गया है और जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका जो OMR है उसमें भी छेड़खानी की गई थी। उनका डबल गोला किया गया था, डबल ट्रिपल गोला करके उनके प्रश्नों को खराब कर दिया गया था, उनके उत्तरों को खराब कर दिया गया था। इस तरीके से व्यापक धांधली हुई थी। उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेरफेर के लिए नियम विरुद्ध की गई कंप्यूटर एजेंसी
एजेंसियों की तैनाती। सहकारिता विभाग की भर्ती में की परीक्षा लेने वाली एजेंसियों के संचालक का अधिकारियों से रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है। विभाग में पूरी भर्ती प्लानिंग से की गई और इसमें सेवा मंडल के अध्यक्ष ने पूर्व की एजेंसी को हटा करके अपनी मनमाफिक एजेंसी को काम दिया था। यही नहीं, जो सरकार आई उसने इसका फायदा उठाया। अब एजेंसी से अधिकारियों के लिंक जोड़े जा रहे हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मिलीभगत का खुलासा किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल राम जतन यादव ने भर्तियों के लिए राम प्रवेश यादव की कंप्यूटर एजेंसी एक्सिस डिजिनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी विज्ञापन टेंडर कोटेशन प्रक्रिया के परीक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। असल में जो इसमें बताया जा रहा है कि इनके रिश्तेदारों की एजेंसियां हैं, तो इनके रिश्तेदारों की एजेंसियां नहीं, इन्हीं की एजेंसियां हैं जो ये रिश्तेदारों के नाम से रजिस्टर्ड करवाते हैं और ये सब अकूत पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में ये लोग एमएलसी बन जाते हैं। ये सब अधिकारी जो होते हैं वो रिटायरमेंट होने के बाद में। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इसी ओएमआर सीट में हेराफेरी की गई और साथ ही कंप्यूटर एजेंसी के संचालक ने स्कैनिंग में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को राम जतन के साथ में मिलकर के सब लूट मचा कर के रखी थी इन लोगों ने। चाहे वो UPSSC की भर्तियां हों, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां हों, चाहे वो अन्य भर्तियां हों। यहाँ पर लिखा है कि राम जतन की संपत्तियों की होगी जांच। भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी राम जतन यादव की संपत्ति की जांच के लिए एसआईटी ने सरकार से अनुरोध किया है कि जांच के दौरान उनके पास कई बेनामी व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। और यहाँ पर जो संघ है, महासंघ है उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, उसने इनके निलंबन और गिरफ्तारी की मांग की है। अगली सूचना है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में मिल सकती है राहत। आज इसके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है। इसे लेकर के रविवार को निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव RK तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से स्थिति का आकलन करने को कहा है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में सरकारी कार्यालयों को खोलने के साथ साथ बाजार को खोलने को लेकर के भी मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो ऐसे जिले जहां अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक केस है वहां साप्ताहिक बंदी लागू की जाएगी। बाकी स्थानों पर रात में कोरोना कर्फ्यू जारी रह सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय रविवार को यानी कि आज लिया जाएगा। दरअसल एक माह के कोरोना कर्फ्यू से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया। कोरोना के नए मामलों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार खोलने को लेकर के सरकार पर भी व्यापारियों का काफी दबाव है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू को लेकर के सरकार की ओर से राहत दी जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि सरकार बहुत सतर्क है। इस बार पिछली बार की तरह गलती नहीं दोहराएगी। अगली सूचना है ITI की लिखा प्रथम व द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है। पहले इनके प्रमोशन की बात हो रही थी, लेकिन अब इन विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और साथ में दाखिले के बारे में भी जानकारी लिखा है यहाँ पर कि दाखिले की प्रक्रिया के लिए 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने कुछ समय के लिए प्रवेश प्रक्रिया टाल दी है। जब तक CBSE व UP बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो जाते हैं, आवेदन की प्रक्रिया समय सारणी जारी नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक SC तिवारी ने बताया कि दाखिले की प्रक्रिया के लिए हाई स्कूल परीक्षा परिणाम आने के 10 दिन के बाद ही प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में छात्रों को अभी 1 महीने से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अभी 1 महीने का और इंतजार करना होगा। यह हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।